चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंच जाते होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठे करने के शौक़ रखते हैं। तो बच्चों, डाक टिकट को कई बच्चे क्या करते हैं, जमा करते हैं, उनको इकट्ठा करने का उन्हें शौक़ होता है। और ये सिर्फ हमारे देश की नहीं बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारे देशों में ये बच्चों और बड़ों का शौक़ होता है, हॉबी होती है अपने स्टैम्प कलेक्ट करने की। तो स्टैम्प कलेक्ट करने में उनको मज़ा आता है। क्या तुम्हारे पास भी कोई स्टैम्प कलेक्शन है? अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चिट्ठी है जिस पर कोई डाक टिकट लगा हो, तो उसे इस ग्रुप में ज़रूर सेंड करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी डाक टिकटों के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। एक में लिखा गया है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा, और दूसरे में लिखा गया है पूरा पता, जिसमें उस व्यक्ति का नाम, जहाँ ये पता पहुँचाना है, साथ ही पिन कोड भी। तो आपने देखा कि जो पत्र हैं उन पर हम जहाँ पर भेजा जाता है पत्र, उसका नाम, एड्रेस, पिन कोड, जगह का नाम, सब कुछ लिखते हैं। तो पहले में नहीं है लेकिन दूसरे में है, ऐसा क्यों? चलिए आगे का पाठ पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को हम पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से हमको पत्र में अपना एड्रेस या भेजने वाले जिसका हमको भेजना है उस पत्र में उसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस इंसान का सबसे पहले घर का नंबर हम लिखते हैं, ठीक है। घर का नंबर लिख लेने के बाद हमें क्या करना होता है, उस गली का नंबर, उसके गांव का नाम, और नाम के बाद उस कस्बे का या शहर का, और फिर उसके बाद हम उसका पिन कोड लिखते हैं। तो पिन कोड का मतलब क्या है? पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थान या अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर का जो अंक होगा, NCERT जो जगह है उसका अंक है 110016।
इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता गया है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उप क्षेत्र दिल्ली का ये कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से ये टिकट बांटी जाती है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने स्कूल जहाँ पर है यानी कि पहाड़गंज हमारा स्कूल है, वहाँ का पिन कोड क्या है उसको देखो, 110051। तो आप उसका देखो और अपने जहाँ आपका एड्रेस है उसका देखो क्या है। सबके एरिया का अलग अलग पिन कोड होगा, ठीक है। और ये भी हम पता कर सकते हैं कि किसी और के क्षेत्र के अगर हमें भेजना है तो वहाँ का उसका पिन कोड क्या है। इसके लिए हम पिन कोड के लिए क्या मांग सकते हैं, जैसे टेलीफोन के लिए एक डायरेक्टरी होती है, पिन कोड की भी डायरेक्टरी मिलती है। तो पिन कोड हम वहाँ पर आराम से वहाँ से पता कर सकते हैं। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये तुम्हें आप खुद पता करना होगा। तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकघर विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में भी निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। अब ये सोचो कि सिर्फ हमने जो एक पत्र में लिखा था गांधी जी का नाम और वो कहाँ है, वर्धा, तो वर्धा के उनको बस क्यों ऐसा करके एक में पत्र में ऐसे लिख दिया गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण ये है कि गांधी जी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, उनको हर कोई जानता था, ठीक है। और साथ ही वर्धा में वो जहाँ भी होते थे या कहीं भी होते थे तो हर व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी रहती थी। तो ये तबके हैं, इसीलिए पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही पूरा नाम और उसका पता सता जो भी होता है वो कुछ नहीं लिखा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। ये पिन टिकट संग्रह का शौक़ काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? आपको खुद पता करना है और यहाँ पर लिखना है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। अब देखो, आजकल हमें किसी को कोई बात कहनी होती है तो हम फटाक से फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं और फेसबुक पे बात कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ज़रिए हैं इंटरनेट के द्वारा या फ़ोन मैसेजेस के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जब ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब क्या होता था, तब कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे। और कबूतरों से भी पहले उन लोगों को इंसानों के जो इंसान होते हैं उनको भी हम यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ क्या करते थे, बड़े जो राजा महाराजा होते हैं सिर्फ उन्हीं के संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। धीरे धीरे करके संदेश जो है आम आदमी भी एक दूसरे के लिए पहुंचाने लगे और फिर कबूतरों का इस्तेमाल होने लगा। और अब तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या तरीके आ गए हैं एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के, है ना। तो इंसानों के लिए अभी हम पढ़ते हैं बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा
दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए हर कारों पर निर्भर करती है। दुर्गम मतलब ऐसी जगह जहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जैसे हमारे यहाँ पर सपाट रोड है, वहां पर सपाट रोड नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये जो है डाक, जो भारतीय डाक है, उसके कर्मचारी वहां तक हमारे संदेशों को पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जस्कार जैसे कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक भी हो सकते हैं। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिरकार कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उस प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वह कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। अब आप ये जो ब्लू बॉक्स है, इसके अंदर कबूतरों के बारे में कुछ संदेश दिया गया है, आप उसे पढ़ें। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़ 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070।